हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंडक्शन बोर्ड रिपेयरिंग करेंगे। जैसे कि देख सकते हो मेरे पास एक इंडक्शन बोर्ड रखा हुआ है। एक्चुअली में इस पे प्रॉब्लम दोस्तों एरर कोड आ रहा है, E1 का एरर कोड। तो इस E1 का एरर कोड कौन सा सेक्शन का फॉल्ट रहता है और किस तरह इसको रिपेयर किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, तो ही आप लोगों को इस तरह का फॉल्ट समझ में आएगा कि कौन सा सेक्शन का फॉल्ट रहता है। तो पहले मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ और इसका फॉल्ट देखते हैं। तो मैं यहाँ से इसको स्टैंड बाय ऑन करता हूँ। तो स्टैंड बाय ऑन होने के बाद देख सकते हो E1 का एरर कोड आ रहा है। तो दोस्तों बहुत सा इंडक्शन में E1 का एरर कोड बर्तन सेंस करने का भी रहता है, लेकिन ये बर्तन सेंस करने का कोड नहीं है। तो मैं इस पर बर्तन बनाकर भी देख लाता हूँ। तो ये देख सकते हो ये बर्तन सेंस करने का कोड नहीं है। तो ये E1 का एरर कोड एक फॉल्ट ही है और ये फॉल्ट कहाँ से जनरेट होता है और किस तरह इसको रिपेयर किया जाता है, ये आज हम लोग कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो अगर दोस्तों चैनल में नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक करना। और दोस्तों चलो हम इसका फॉल्ट देखते हैं कि आखिर इसका क्या फॉल्ट है, कौन सा सेक्शन का फॉल्ट है उसको। तो दोस्तों ये कौन सा सेक्शन का फॉल्ट है उसको समझने के लिए हम थोड़ा सर्किट डायग्राम का यूज़ करेंगे। तो ये देख सकते हो मेरे पास एक कुछ सर्किट डायग्राम मैं खुद से बनाया हुआ हूँ। तो ये सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरू से लेकर एंड तक समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा AC इनपुट हो गया है और ये फेस लाइन है और न्यूट्रल लाइन है। तो यहाँ से हमारा फेस लाइन होते हुए हमारा एक बड़ा वाला ब्रिज रेक्टिफायर है, फेस और न्यूट्रल इसको मिल जाता है। तो उसके बाद देखो दोस्तों जस्ट आगे हमारा दो डायोड लगा रहता है, जो कि फेस लाइन से एक डायोड लगा रहता है और एक न्यूट्रल लाइन से डायोड लगा रहता है। ये दोनों दोस्तों कन्वर्ट होकर एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाता है और इससे ही हमारा एक रजिस्टेंस लगा रहता है। इससे क्या है, फीडबैक लेने के लिए हमारा एक रजिस्टेंस लगा रहता है। यहाँ पे वोल्टेज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए 430 किलो ओम से लेकर 470 किलो ओम के रजिस्टेंस के आसपास लग सकते हैं। दोनों में से कोई भी रजिस्टेंस लग सकते हैं। तो यहाँ एक रजिस्टेंस लगा जाता है। उसके बाद ये जो एक रजिस्टेंस से होकर हमारा आगे जाकर दो और रजिस्टेंस जाता है, दो और रजिस्टेंस लगाया जाता है। ये क्या करता है दोस्तों, ये दोनों रजिस्टेंस क्या करता है, हमारा एक हाई वोल्टेज फीडबैक के लिए जाता है और एक लो वोल्टेज फीडबैक के लिए जाता है। और ये काम किस तरह करता है दोस्तों, इसको देखते हैं। अगर यहाँ हमारा AC वोल्टेज अगर हाई हो जाए तो इसको मिलना चाहिए, मान लो जाती इसको मिलना चाहिए 1.5 वोल्टेज कंटिन्यू, इसको मिलना चाहिए। इस पे भी 1.5 वोल्टेज कंटिन्यू इसको मिलना चाहिए। इसको क्या है, कंटिन्यू 1.5 वोल्टेज AC इनपुट करने के बाद मिलना चाहिए। अगर किसी भी कारण हमारा इधर से अगर वोल्टेज बढ़ता है, मान लो यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर 220 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, 250 वोल्ट हो गया, 260 वोल्टेज, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा ये जो दो रजिस्टेंस लगा है ये सेंस कर लेगा। यहाँ पे 1.5 वोल्टेज आ रहा है तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। तो अगर 2 वोल्ट हुआ तो इस पे क्या है, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर का एक डिज़ाइन किया जाता है। अगर 1.5 वोल्ट से अगर थोड़ा भी अगर आपको ज़्यादा मिलेगा तो आप तुरंत ही डिस्प्ले पे एरर कोड मानना। इसी तरह इसको डिज़ाइन मिला जाता है। अगर E1 का एरर कोड आ रहा है तो दोस्तों ये लो वोल्टेज का फीडबैक का जो प्रॉब्लम है ये है। इसका मतलब जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर IC उसको लो वोल्टेज का फीडबैक 1.5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर क्या है एरर कोड आ रहा है E1 का। अगर E2 का एरर कोड आता है दोस्तों तो हमारा हाई वोल्टेज, अगर हमारा जो AC वोल्टेज है अगर वो हाई हो जाता है तो E2 का एरर कोड हमारा डिस्प्ले पे क्या है शो करता है। और E1 का एरर कोड क्या होता है, जैसे अगर हमारा वोल्टेज लो हो जाए, वोल्टेज अगर लो हो जाए तो भी हमारा E1 का एरर कोड शो करता है। या फिर यहाँ पर किसी भी वजह से इस रजिस्टेंस जल जाए या फिर किसी भी तरह से हमारा 1.5 वोल्टेज अगर इस IC को नहीं मिले प्रॉपर तरीके से तो भी हमारा E1 का एरर कोड शो होता है। और दोस्तों चलो आज हम इसको कंप्लीट देखते हैं। तो इस तरह हम इसको पहचान सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट पहले प्रैक्टिकल चेक करके दिखलाता हूँ कि किस तरह इसको। तो चलो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारा जिस तरह मैंने सर्किट डायग्राम आप लोगों को समझाया है उस तरह हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर IC है उसको फीडबैक मिल रहा है कि नहीं, ये हम चलो प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं।
तो ये हमारा एसी वोल्टेज का इनपुट हो गया है। और यहाँ पे देख सकते हो 2 डायोड लगा है, जो कि जिस तरह मैंने बताया है एक न्यूट्रल लाइन से डायोड लगा रहता है और एक फेस लाइन से डायोड लगा रहता है। तो ये जो 2 डायोड है ये इसी डायोड है। उसके बाद 2 वाट का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहता है, 1 से 1.5 वाट का भी हो सकता है। और किसी किसी इंडक्शन में दोस्तों इस तरह सीरीज बाय 2 रेजिस्टेंस लगा रहता है, लेकिन इस पे सिंगल रेजिस्टेंस लगा रहता है। तो सबसे पहले मैं इसको पीसीबी को पीछे की तरफ कर लेता हूँ, पलट लेता हूँ। और उसके बाद आप मल्टीमीटर पे ध्यान देना, वोल्टेज हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। तो पहले मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ, तो डिस्प्ले को सामने डाल देता हूँ और ये देख सकते हैं पावर ऑन हो गया है। और मैं इसको डिस्प्ले को साइड रख देता हूँ और हमें इसका जो फीडबैक जो वोल्टेज है उसको मिल रहा है कि नहीं इसको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को ग्राउंड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं मल्टीमीटर को ग्राउंड कर लेता हूँ। उसके बाद क्या कहे, यहाँ पे 2 डायोड लगा है, तो 2 डायोड में हमारा हाई वोल्टेज आएगा। यहाँ से न्यूट्रल लाइन से एक डायोड आया है और एक फेस लाइन से डायोड आया है। तो इस पे हमें 300 से 350 मतलब 200-250 के आसपास मिलेगा, जो कि 200-250 के आसपास मिलना चाहिए। तो ये देख सकते हो 220 वोल्टेज हमारा मिल रहा है। डायोड से एसी से हमारा डीसी हो गया, 2 डायोड लगाकर हमारा डीसी बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हमारा एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस लगा है, जो कि हमारा 430 के से लेकर 470 किलो ओम तक रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों जो 220 वोल्टेज था उसको ड्रॉप करके 100 से 110 वोल्टेज ला दिया है। ठीक है, अब इसी लाइन पे देखना है कि हमारा कहाँ कहाँ पास हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ से ये देख सकते हो ये वाला पॉइंट पे हमारा एक रेजिस्टेंस लगा है। तो ये रेजिस्टेंस 820 किलो ओम का है। पीछे से अगर आप लोग पलट के देखो तो समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो मैं पहले इसको मल्टीमीटर से क्या है हमारा जो वोल्टेज रेंज है उसको कम कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो है क्या है लो वोल्टेज आता है, 1 से 1.5 से 2 वोल्टेज। तो यहाँ पे देखता है हमारा कि इस पर 2 वोल्टेज से 1.5 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हो दोस्तों जो पहला फीडबैक है वो तो हमें बहुत ही आसान तरीके से मिल गया 1.7172। मतलब ये जो पहला फीडबैक है वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर को मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा फीडबैक देखते हैं। इसी ट्रैक को पकड़ेंगे और यहाँ पे देख सकते हो ये वाला रेजिस्टेंस लगा है 820 किलो ओम का। ये वाला ट्रैक को अगर आप लोग पकड़ो तो उसी ट्रैक के आसपास ही मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो वो क्या है जो ट्रैक वो है मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा फीडबैक मिल रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एक फीडबैक तो सही से काम कर रहा है, जो कि हाई वोल्टेज का फीडबैक तो मिल रहा है, लेकिन इसका जो लो वोल्टेज का फीडबैक है वो ड्रॉप है और वो इसको माइक्रो कंट्रोलर को नहीं मिल रहा है। तो माइक्रो कंट्रोलर को क्या है फीडबैक नहीं मिल रहा है। तो फीडबैक नहीं मिलने के वजह क्या है, या तो हमारा ये रेजिस्टेंस ड्रॉप हो सकता है, या तो इसके अगल बगल अगर किसी भी कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो सकता है। जैसे कि अगर इसी लाइन पे एक हमारा कैपेसिटर भी लगा है, अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है तो भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है। अगर किसी भी कारण से अगर हमारा माइक्रो कंट्रोलर का जो अंदरी जो भी उसका जो अंदर में जो भी प्रोसेसिंग वगैरह रहता है, अगर वो माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो गया हो अंदर से तो भी इस तरह का प्रॉब्लम रहता है। अगर आप लोगों को कंफर्म चेक करना है तो दोस्तों एक बार माइक्रो कंट्रोलर को चेंज करने से पहले एक बार रेजिस्टेंस चेंज करके देखिए। रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद आप लोग माइक्रो कंट्रोलर को बाहर निकाल कर भी आप लोग इसको अगर चेक करोगे तो दोनों फीडबैक के हमारा 1.8 से लेकर 1.8 वोल्टेज दोनों फीडबैक पे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस पे मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं, इस पे एक रेजिस्टेंस लगाता हूं। अगर रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी हमारा जो फीडबैक वोल्टेज है वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर को नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग आगे फिर इसका जो मेन आईसी है उसको बाहर निकाल कर देखेंगे कि आखिर 1 वोल्ट कहाँ से ड्रॉप हो रहा है। और अगर बाहर निकालने के बाद अगर माइक्रो कंट्रोलर को बाहर निकालने के बाद हमारा 1.8 वोल्ट आ रहा है और माइक्रो कंट्रोलर लगाने के बाद अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर शॉर्ट हो सकता है या फिर डैमेज हो सकता है। तो मैं इसको मैं इसका जो रेजिस्टेंस है ये मैं इसको लगा दिया हूँ। अब पहला मैं फिर से इसको ग्राउंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ग्राउंड कर लिया हूँ। अब जो इसका रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं कि हमारा 1.8 वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं। तो मैं इसको अच्छे से ग्राउंड कर लेता हूँ और देखते हैं फिर। तो इसको अच्छे से ग्राउंड कर लेते हैं। अब फिर देखते हैं इसका फीडबैक आ रहा है कि नहीं।
तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो पहला फीडबैक भी मिल गया है। मतलब यहाँ से हमारा पहला फीडबैक जो हाई वोल्टेज का फीडबैक है वो मिल गया है, और यहाँ से हमारा दूसरा फीडबैक है वो भी मिल गया है 1 से 1.5 वोल्टेज के आसपास। तो इसका जो दोस्तों रजिस्टेंस क्या था, ओपन था, इसलिए हमारा माइक्रो कंट्रोलर को क्या है फीडबैक नहीं मिल रहा था। अब चलो दोस्तों, मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को जो इसका स्टैंड बाय है इसको ऑन करके दिखलाता हूँ कि इस पर कौन सा एरर कोड आ रहा है। अब तो यहाँ पे मैं स्टैंड बाय ऑन कर चुका हूँ और देख सकते हो इस पे E0 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अब बर्तन को सेंस करने के लिए जो हमारा जो पीसीबी है वो रेडी हो गया है। चलो अब हम लोग एक बार बर्तन सेंस कर रहा है कि नहीं उसको भी देख लेते। तो दोस्तों मैं चलो इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पावर ऑन कर चुका हूँ। अब फिर चलो स्टैंड बाय से ऑन करता हूँ तो देखते हैं कि बर्तन सेंस कर रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा बर्तन सेंस कर रहा है और हमारा 6 एम्पियर के आसपास ले रहा है। इसका मतलब जो फॉल्ट था वो हमारा जो रजिस्टेंस क्या था ओपन हो गया था, इसी वजह से क्या है वो दिक्कत आ रहा था। तो ये बहुत ही आसान मेथड से हम लोग क्या है उसको रिपेयर किया है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और थैंक यू दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए।